सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। आप बिजनेस में आने की बजाय अगर पुलिस के महकमे में रहते तो ज्यादा कार आमद हो सकते थे, पांडे ने जवाब दिया। और मैं जो पैगाम बंद लिफाफे में आपके हवाले करना चाहता हूँ, निर्मल भी उसका एक हिस्सा जरूर है। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? अभी इसका समय नहीं आया है, मगर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे वो पैगाम तैयार कर लेना चाहिए, पांडे ने तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। मैंने राजन के बारे में बहुत सारी बातें मालूम कर ली और किसी जमाने में वो खूबसूरत लड़कियों की दलाली का धंधा भी करता था। फिर उसने अपना गिरोह बना लिया और उसके बाद उसने लड़कियों का धंधा छोड़कर चोरी और डकैती की वारदातें शुरू कर दी और फिर उसने मछेरों की बस्ती की रिहाइश इख्तियार की और वहां अपने कदम जमा लिए और नशा आवर चीजों की नाजायज तजारत का कारोबार शुरू कर दिया। बोशन ने हवाई सफर में अपने आदमी के पकड़े जाने के बाद ही राजन से गठजोड़ किया था और अब भूषण की वजह से वो 2 टके का कुत्ता शेर बन बैठा है, जिसके पास कभी बस में सफर करने की खातिर टिकट के पैसे भी नहीं थे। अब वो कीमती गाड़ियों में बैठा फिरता है और मछेरों की बस्ती को उसने खंडीर ने महज पुलिस को दिखावे की खातिर तरक की है, लेकिन अब वो भी बस्ती का शहंशाह कहलाता है। और आजकल उसका एक गुर्गा बशीरा माछी उसके और भूषण के कारोबार की देखभाल करता है। मछेरों की बस्ती में जिस आदमी का कत्ल हुआ था उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? मैंने पांडे को खरीदने की खातिर दरियाफ्त किया। हो सकता है कि वो पुलिस या मुस्टम का मुखबर बन गया हो, जिसकी वजह से उस कांटे को रास्ते से हटा दिया गया, पांडे ने हकारत से कहा। राजन के कवानीन किसी जर्मन नाजी जनरल से भी ज्यादा सख्त हैं। उसे जिस पर शुबा होता है उसे मार दिया जाता है। क्या राजन का जवाब मिलने के बाद आपने अपने घर की हिफाजत के लिए भी कुछ आदमी तैनात किए हैं? जी हाँ, राजन के जवाब के बाद अब ये जरूरी हो गया है। आप परेशान ना हो, मैंने उसे तसल्ली दी। आपकी हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है। आप सिर्फ इतना करें कि घर पर मामूर अपने आदमियों को इतनी हिदायत और कर दें कि वो पूछ गुछ किए बगैर किसी को गोली मारने से डरे करें। मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। और कोई खास बात? हाँ, पांडे ने जल्दी से जवाब दिया। मेरा फोन मिलने के बाद राजन ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया था और कोई 10 मिनट बाद उसने मुझे दोबारा फोन करके 4 रोज बाद मेरी आरती उठाने की धमकी दी। पांडे रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो रहा था और मुझे विश्वास है कि मेरा जवाब सुनने के बाद उसने अपने दोगलेपन भूषण से जरूर मशवरा किया होगा। हो सकता है, लेकिन आप कोई फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। पांडे से बात करने के बाद मैंने नदीम से राब्ता कायम करके उसे हालात से बाखबर कर दिया और खेल सही महीनों में अब शुरू होगा। नदीम ने तफसील सुनने के बाद कहा। मैंने पांडे और राजन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से पहले ही अपने कुछ आदमी तैनात कर दिए हैं जो पांडे की हिफाजत करेंगे। तुमने किसी आदमी को अपने सिफारशी कार्ड देकर भेजा है? हाँ, नदीम ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। वो जरूरतमंद था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास रवाना कर दिया और मेरा ख्याल है कि तुम उसे अपने ड्राइवर की जगह भी दे सकते हो। आदमी मेरे एतमाद का भी है और कार आमद भी। कार आमद से तुम्हारी क्या मुराद है? मतलब ये कि अगर माँ रुकरत मैंने अगवा की खातर कोई दूसरा प्रोग्राम मुरतब किया तो अब्दुल करीम तुम्हारे लिए खासा कार आमद होगा और मेरा ख्याल है कि मैं उस शख्स को पहले से भी कहीं देख चुका हूँ। मैंने माँ रुख के तदरी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा। कहीं चलते फिरते देखा होगा, नदीम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे अपने गुरु का कोई आदमी है, परेशान मत हो, मैंने किसी गलत आदमी की सिफारिश नहीं की। और फिर दूसरी जन्म से फोन बंद कर दिया गया। मैंने नदीम के मशवरे के तहत ही पांडे को मशवरा दिया था कि वो राजन को 2 टोक जवाब दे दे और नदीम का ख्याल था कि अगर इस तरह भूषण का कोई आदमी जो पांडे को मारना चाहता था हाथ आ गया तो उसके जरिए डोर का दूसरा सिरा भी
तलाश किया जा सकता है, मगर अब मैं बड़ी संजीदगी से तस्वीर का दूसरा रुख देख रहा था। राजन ने पांडे को धमकी दी थी कि वो 4 रोज के अंदर अंदर उसका किस्सा ही पाक कर देगा, और उस धमकी को अमली जामा पहनाने की खातिर राजन या भूषण के जहन में यकीनन कोई ऐसी तजवीज होगी कि जवान को कानून के दस्तरस से महफूज रखे, और ऐसी शक्ल में नदीम के आदमियों की एक मामूली सी बेपरवाही भी पांडे की जिंदगी का चिराग गुल कर देने के लिए काफी होती। शायद मैंने पांडे को मशवरा देकर अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। जाहिर मुझे उसके राजन और भूषण के मामलात में दखल अंदाज होने की क्या जरूरत भी थी। अगर कुछ करना था तो मैं उसे जाती तौर पर भी कर सकता था, और खासी देर तक मैं हालात के मुख्तलिफ पहलुओं की ऊंच नीच के सिलसिले में जहनी जिम्नास्टिक करता रहा, और फिर अचानक एक ख्याल के तहत मैंने रसूल उठाया और राजन के नंबर डायल करने लगा। 3-4 घंटियां बजने के बाद दूसरी जन्म से एक भारी आवाज सुनाई दी, और बोलने वाले का लहजा उसकी अमर की तस्दीक कर रहा था कि वो खासा उजड़ और तहजीब से बिल्कुल ही ना आशना था। मुझे राजन से बात करनी है, मैंने बदली हुई आवाज और खुरदरे लहजे में कहा। कौन बोल रहा है? मेरा तल्लुक उससे है जो तुम्हारी परवरिश करता है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। क्या तुम परवरिश करने वाले का नाम नहीं ले सकते? सॉरी, इसका जवाब मैं सिर्फ राजन को दे सकता हूँ, उसे फोन पर बुलाओ। मैं राजन ही बोल रहा हूँ, लेकिन तस्दीर किए बगैर मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। बास ने मुझे पांडे की मौत के मिशन का इंचार्ज बनाया है, मैंने दबंग आवाज में जवाब दिया। और तुम्हारे जहन में क्या स्कीम है? तुम अगर सरबराह मुकर्रर किए गए हो तो सामने आकर दो बदू बात कर सकते हो, फोन करने की क्या जरूरत थी? बास का हुक्म नहीं है कि मैं खुद को जाहिर करूं, मैंने तेजी से कहा, और मुझे दूर रहकर निगरानी करने की हदायत मिली है। तुम्हें बहरहाल अपनी शिनाख्त कराना होगी, राजन ने नाखुशगवार लहजे में जवाब दिया। शिनाख्त के बगैर राजन अपने बाप पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। 3-5, मैंने वही कोड दोहराया जो रंदेर उर्फ टाइगर ने अपनी मौत से बेशतर बताया था। हरामजादे, दूसरी जन्म से राजन की गर्जदार आवाज सुनाई दी, और मुझे पहले ही शुबा था कि तू राजन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात याद रख, राजन उन लोगों में से नहीं जो पालतू कुत्तों के भौंकने से डर कर भाग खड़े होते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, मैंने दूसरा रुख इख्तियार किया। बोचे ने तुम्हें पांडे की मौत के लिए जितनी रकम दी है, मैं तुम्हें उससे दुगनी रकम दे सकता हूँ। क्या तू पांडे का नाजायज बाप है जो उसकी जिंदगी का सौदा कर रहा है? उसने गंदी गाली चटखाते हुए कहा। तुम्हें अगर इस पर एतराज है तो मुझे अपना जायज बाप भी समझ सकते हो, मैंने सफाकी से जवाब दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने पांडे जी की जानब टेढ़ी नजरों से देखा तो तुम्हारा अंजाम भी उस शख्स से मुख्तलिफ नहीं होगा जो तुम्हारे चमचे बशीरा माची के खुफिया इशारे पर मुझे मैनेजर से मिलवाने ले जा रहा था। तूने राजन के एक कार आमद आदमी को मार कर अच्छा नहीं किया, वो गुर्राया। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, और फिर तुम्हारे जिस्म की बोटियां लागर और भूखे कुत्तों में तकसीम कर दी जाएंगी। बोशिन के बलबोते पर उछल रहे हो बच्चे, मैंने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, वरना मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम आवारा लड़कियों के धंधे से मिलने वाली कमीशन पर 2 रकत की रोटी हासिल करते थे। और क्या जानते हो राजन के बारे में? उसने बेपरवाही से पूछा। आजकल तुम भूषण के इशारों पर जंगली रीछ की तरह नाच रहे हो, उसके लिए नशा आवर अशिया की नाजायज तजारत कर रहे हो, और मुझे तुम्हारे बारे में एक एक पल की खबर है। मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे पास दोनों को पुलिस के हाथों रेड हैंडेड गिरफ्तार करा सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, इसलिए कि मैं अपना शिकार खुद करने का आदी हूं। सुना है जब चूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। राजन ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। इसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा, मैंने हौन चबाते हुए करख्त आवाज में कहा। तुमने पांडे को 4 रोज की मोहलत दी है, और मैं तुम्हें सिर्फ 2 रोज के अंदर ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां तुम सिर्फ मेरे रहमो करम पर होगे। तुम और राजन से पंजा लड़ाने की कोशिश करोगे। बचाओ के सिर्फ एक ही सूरत है, पांडे का ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, वरना तुम्हें अपनी असलियत और हसीयत का एहसास दिलाने की खातिर मुझे अपना कीमती वक्त बर्बाद करना होगा। मर्द हो तो खुलकर मैदान में आकर राजन से मुकाबला करो। फोन पर तो इंसान मुल्क के सरबराह की शान में भी कसीदे पढ़ सकता है। घबराओ नहीं,
2 रोज बाद मैं तुम्हारे मुकाबले का मौका देकर इस बात का एहसास जरूर दिलाऊंगा कि तुम कितने पानी में हो। एक मशवरा मेरा भी है, पांडे की कमाई खाने की बजाय राजन के गिरोह में शामिल हो जाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। इसका जवाब भी तुम्हें 2 रोज के अंदर मिल जाएगा। और मैंने सिलसिला मुंतके करके नजर उठाई तो कालका अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे सामने मौजूद थी। उसकी हसीन आंखों में मस्ती के सागर छलक रहे थे और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए बड़े प्यार से कहा, हंसते बोलता रहा करो शहबाज खान, संजीदगी की हालत में अच्छे नहीं लगते तुम। मैंने कालका को हैरत से देखा। क्यों, क्या तुम अभी मुझे याद नहीं कर रहे थे? और मैं एक लम्हे को चौंका। उसने गलत नहीं कहा था। राजन से बात करने के बाद मेरे ज़हन में कालका का ही ख्याल उभरा था, लेकिन हैरत इस बात की थी कि संदली अंगूठी की मौजूदगी के बावजूद उसने मेरे ख्याल को किस तरह पढ़ लिया। कहीं वो दीवार मसमार तो नहीं हो गई जो संदली अंगूठी की करामत ने रहमानी और तागूती कुव्वतों के दरमियान खड़ी की थी। क्या सोच रहे हो? उसने मुझे खामोश देकर एक अदा से पूछा। सोच नहीं रहा, सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसके सरापा पर एक गहरी नजर डालते हुए बड़ी हसरत भरी आवाज में कहा, और उसके जिस्म के पीछू खाम को जो मेरी दस्तरस से बाहर है, उस हुस्न की रानाइयों को जिसे मैं छूने से माधूर हूँ, उन लम्हों के गदाज को जिन्हें देखकर तशंगी का एहसास और शिद्दत इख्तियार कर लेता है। क्या ये दूरियां खत्म नहीं होंगी? अभी समय नहीं आया, लेकिन तुमने मुझे सच्चे मन से चाहा तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें इस वक्त मेरे यहाँ आने बुरा तो नहीं लगा? उसने बड़ी शौकी से कहा। तुम ना आती तो मैं तुम्हें आवाज देकर बुला लेता। मैं समझी नहीं। वो मेरी आंखों में झांकने लगी। तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके बावजूद अब भूषण के पालतू कुत्ते भी मेरे ऊपर भौंकने लगे हैं। तुम्हारा इशारा राजन की तरफ है। उसने कुछ तवक्कुफ के बाद दरियाफ्त किया। हाँ, मैंने संजीदगी से कहा। उसने पांडे को 4 रोज के अंदर अंदर मौत के घाट उतारने की धमकी दी है और अब मुझसे भी बकवास करने लगा है। अपनी कालका रानी को हुक्म दो, तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि राजन को इसी बात का एहसास दिलाऊं कि मेरे सामने उसकी हैसियत क्या है। बस। कालका मुस्कुराई। तुम सिर्फ हुक्म दो मेरे मन मंदिर के देवता, मैं उस पापी का सर लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता और मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मैं उसे जलील कर सकूं, उसका घमंड खाक में मिला सकूं। इसके लिए तो मेरा बस एक इशारा ही बहुत है। कालका ने जवाब दिया। आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, मगर कल तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम उसके घर जाकर भी उसे जलील कर सकते हो, लेकिन वहां हर वक्त उसके खतरनाक आदमी मंडलाते रहते हैं। उसकी चिंता मत करो, मैं उनको अंधा कर दूंगी। तुम उनकी नजरों के सामने होगे, लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, राजन का खून बहाने की कोशिश ना करना, वरना उसकी पलीद खून का एक कतरा भी मेरे मंडल को तोड़ने के लिए बहुत होगा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कालका को देखा। क्या वो तुम्हारे तुलसम से भी टकराने की ताकत रखता है? तुम गलत समझे हो भोलेनाथ। उसने मुझे फिदा हो जाने वाले अंदाज में मुस्कुराकर कहा। मैं उस मंडल की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा, वरना तुम इशारा करो तो मैं उसको हमेशा के लिए तबाह भी कर सकती हूँ। नहीं, मैंने कुछ सोचकर कहा। फिलहाल मैं राजन को एक मौका देना चाहता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, कालका ने कहा और फिर होंठों पर जुबान फेरते हुए बोली। अब मेरी एक इच्छा तुम भी पूरी कर दो। वो क्या? कुछ समय निकाल कर मारूख के पास चले जाओ। उसकी निगाहों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। अंगड़ाई लेकर बोली, मैं उसके शरीर के जरिए तुमसे बहुत करीब होना चाहती हूँ, इतना करीब कि हमारी सांसें भी घुल मिल जाएं। मारूख ही क्यों, हम वैसे भी अपनी प्यास की शिद्दतों को कम कर सकते हैं। मैं कालका को आजमाने की खातिर दीदा दानिस्ता किसी बदमस्त शराबी की तरह उठकर लड़खड़ाता हुआ उसकी जानिब बढ़ा और कालका की आंखों की मस्तियों में कुछ और अजाफा हो गया। लेकिन फिर इससे पहले कि मैं उसे हाथों के हिसार में लेता, वो किसी छल्लावे की तरह मेरी निगाहों से उजल हो गई। शायद वो मुझसे खौफ थी। उसे अंदेशा था कि मेरे जिस्म का लमस उसके वजूद को भी जलाकर खाक कर देगा। मुझे पहले ही दिन अंदाजा हो गया कि करीम बिलाशुबा एक माहिर ड्राइवर है और गाड़ी चलाते वक्त वो बहुत संजीदा नजर आया, लेकिन आम हालात में ऐसा ही लगता था जैसे वह पिंक में हो और हर देखने वाला पहली निगाह में उसके बारे में यही अंदाजा लगाता कि वो कोई ना कोई नशा करने का आदी जरूर है। खुद वारसी ने भी मुझे दबी जबान में यही मशवरा दिया था।
कि मैं उसे ड्राइविंग जैसी अहम ड्यूटी देने की बजाय और किसी काम पर लगा दूं, लेकिन मैंने नदीम की सिफारिश को नजरअंदाज नहीं किया। मुझे यकीन था कि नदीम ने किसी गलत आदमी को बिला वजह मेरे साथ करने की कोशिश नहीं की होगी, और मैंने दबी जुबान में 1-2 बार नदीम को करीम के सिलसिले में कुरीदने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बात यही कहकर टाल गया कि वो एक जरूरतमंद है, उसलिए उसकी सिफारिश की गई। बहरहाल नदीम ने यह बात बड़े यकीन से कही थी कि करीम न सिर्फ ईमानदार है बल्कि उस पर एतमाद भी किया जा सकता है। उस वक्त रात के 12 का अमल रहा होगा जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा एक पूछ इलाके की तरफ सफर कर रहा था, और मेरे इस्तेमाल में वो गाड़ी खास मौकों पर ही आती थी, वरना गिराज में बंद रहती थी। और मैं पिछली नशस्त पर बैठा राजन के बारे में सोच रहा था, और करीम ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह चाकू चुबंद नजर आ रहा था। हार चंद के कालका ने कहा था कि वो राजन के आदमियों को इस तरह अंधा कर देगी कि वो मुझे ना देख सकें, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरे कील कांटे से ले था। करीम को मैंने इस बात से आगाह नहीं किया कि इस वक्त रात के 12 बजे मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोशन के सिलसिले में भी मेरे इरादे खतरनाक ही थे, और मैं उसे अपने दफ्तर पर दावा बोलने का जवाब फौरी तौर पर देने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन नदीम के मशवरा पर मैंने अपने इरादे को मुलतवी कर दिया। लेकिन कबल इसके कि बोशन राजन को बतौर आला कार मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता, मैं उसे ऐसा सबक देना चाहता था कि वह मेरी जन्म नजर उठाने की भी जुर्रत ना कर सके, और उसी वजह से मैंने उस वक्त राजन की रिहाइश गाह पर अपना असली सूरत में जाने का फैसला किया, और हालात के पेश नजर मैंने जानबूझकर ये रिस्क लेना मुनासिब समझा था। और इस तरह राजन की वसासत से मैं बोशन को भी ये बावर कराना चाहता था कि मैं उससे खाइफ नहीं हूँ। करीम ने मेरे हुक्म पर गाड़ी एक मस्जिद के अकबी दरवाजे वाली लाइन में पार्क कर दी, और यहाँ से राजन का अपार्टमेंट बेमुश्किल 1 फरलांग था। और मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगा तो करीम ने पूछा, आपकी वापसी कब तक होगी? गैर जरूरी सवालात से परहेज करने की आदत डालो, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। माफी चाहता हूँ जनाब, लेकिन मैं नींद का जरा कच्चा हूँ, इसलिए पूछ लिया। आइंदा एहतियात से काम लेना, ड्यूटी के औकात में सोना मुझे पसंद नहीं। ऐसा ही होगा बात, करीम ने बड़ी आदतमंदी से जवाब दिया। मैंने उसका जवाब देने की बजाय कदम आगे बढ़ा दिए। इतनी रात गए राजन का अपार्टमेंट तलाश करने में मुझे दुश्वारी भी पेश आ सकती थी। चुनाचा मैंने दोपहर ही एक चक्कर लगाकर रास्तों को ज़हन नशीन कर लिया था, और राजन बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रिहाइश पजीर था, और लोगों ने मुझे यही इत्तला फराहम की कि वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, और उसमें ज्यादातर ऐसे ही लोग आबाद थे जिनका ताल्लुक ऊंची सोसाइटी से था। मुझे राजन के अपार्टमेंट तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, और फ्लैट के बाहर रोशनी के लिए नाइट बल्ब मौजूद थे। मैंने अपनी सूरत और शक्ल में कोई तब्दीली नहीं की, अलबत्ता जीन्स और जैकेट पहन रखी थी, और मेरा ऑटोमेटिक जीन्स की जेब में मौजूद था, जिस पर मेरे सीधे हाथ की गिरफ्त जमी हुई थी। और कुछ देर तक मैं दरवाजे से लगा खड़ा अंदर के सुन गुन लेता रहा, और फिर मैंने आगे बढ़कर कॉल बेल पर उल्टे हाथ की उंगली रख दी। अंदर म्यूजिकल बेल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? अंदर से किसी ने भारी भरकम आवाज में पूछा, और मेरी दानस्त में वो राजन ही की आवाज थी जिसे मैं फोन पर भी सुन चुका था। फ्रेंड, मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया, और अंदर से इलेक्ट्रिक लॉक की खटक की आवाज उभरी, और उसके साथ ही अंदर आ जाओ भी कहा गया था। मैं धड़कते हुए दिल से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपनी जगह पर जमकर रह गया। राजन मेरे सामने एक इजी चेयर पर बैठा था, और उसके हाथ में गैर मुल्की साखत की सब मशीन गन थी जिसका रुख मेरी जानब था, और दरवाजे का नाम कुछ निजाम कुछ खुदकार किस्म का था। और मेरे अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा दोबारा बंद हो चुका, और मेरा हाथ ऑटोमेटिक के दस्ते पर जमकर रह गया। एक मामूली सी हरकत भी मेरे जिस्म को छलनी कर सकती थी। राजन ने अपनी उंगली ट्रैगर पर रखी हुई थी, और इजी चेयर के बराबर ही उसकी मसहरी बिछी हुई थी, जिसकी चादर की शिकनें बता रही थी कि मेरे आने से बेशतर वो बिस्तर पर ही था, और मैंने कोई रिस्क लेने की हमाकत नहीं की। हो सकता था कि उसके कुछ आदमी दूसरे कमरे में भी मौजूद हों। खुश आमदीद मिस्टर शहबाज खान, उसने मुझे घूरते हुए सपाट लहजे में कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस कमरे में मेरे बिस्तर और सिर्फ एक इजी चेयर के अलावा बैठने की कोई दूसरी चीज नहीं है, इसलिए तुम्हें खड़ा रहने की जहमत उठाना पड़ेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया,
और राजन की निगाहों में निगाहें डाले खड़ा रहा और मुझे किसी ऐसे मौके की तलाश थी जब राजन महज एक लम्हे को गाफिल होता और मैं बसात पलटने में कामयाब हो सकता। मुझे आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को और भी तन्हा अपने इस गरीब खाने में देखकर हैरत हुई। राजन ने पलकें झुकाए बगैर कहा, क्या मुझसे कोई जरूरी काम पेश आ गया? अगर ऐसा है तो हुक्म दिया होता, मैं खुद चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। वैसे बाई द वे, क्या ये मैं मालूम करने की जसारत कर सकता हूँ कि आपको मेरे गरीब खाने का पता किस तरह मालूम हुआ? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। क्या जरूरी बात के लिए आपने यही वक्त मुनासिब समझा था? उसके लहजे में तंज था। पांडे के मेरे ऊपर कुछ एहसानात हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम उसके कारोबार का सौदा करने का इरादा तर्क कर दो। ओह, वो बड़े बेहुदा अंदाज में मुस्कुराया, गोया आप पांडे जी के नुमाइंदे की हैसियत से तशरीफ लाए हैं। क्या हम इस मौजू पर खुलकर बात नहीं कर सकते? मैंने संजीदगी से पूछा। मुझे अफसोस है कि मैं पांडे जी के कारोबार को खरीदने का फैसला तर्क नहीं कर सकता। उसने सब मशीन गन का रुख अभी तक मेरी तरफ से नहीं हटाया था। कोई खास वजह ना होती तो मैं आपको कभी मायूस ना करता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी माकूल रकम दे सकता हूँ। मैंने दूसरा पत्ता फेंका। राजन के पास दौलत की कोई कमी नहीं, वो शाने उचकाते हुए बोला, 2-4 लाख तो मेरे हर महीने अपने यार दोस्तों और संगी साथियों में बांट देता हूँ, और मुझे मालूम है कि तुम्हारी आमदनी का जरिया क्या है। क्या मतलब? वो चौंका। उसकी निगाहों में अब दरिंदगी के आसार भी पैदा होने लगे। दौलत की खातर तो इंसान मुल्क भी छोड़ देता है। मैंने कालका को याद करते हुए कहा, तुमने अच्छा किया जो मछलियों की बस्ती से बज़ाहिर अपना ताल्लुक खत्म कर लिया। ज्यादा खतरात से खेलना भी दानिशमंदी के खिलाफ है। एक बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो होंठ काटते हुए बोला, वो क्या? जिन्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं होती, सिर्फ वही अहमक लोग शेर की गचार में घुसकर उसका शिकार करने की हमाकत करते हैं। शहबाज, मेरे कानों में कालका की आवाज गूंजी, तुम राजन से खौफ ना हो, ये तुम्हारे ऊपर फायर नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो इसका खतान निशाना खता आ जाएगा। अलबत्ता तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसके जिस्म में कोई एक खून का कतरा भी ना बहे, वरना मेरा तिलस्म वक्ती तौर पर टूट जाएगा। किस सोच में पड़ गया शहबाज साहब? राजन ने मेरी खामोशी को मेरी बुजली या खौफ से ताबीर देते हुए मुस्कुराकर कहा, मच्छरों की बस्ती का हवाला देकर तुमने अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। अब मुझे इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि बशीरा माची ने मुझे जिस आदमी के कत्ल की इतला दी थी, उससे मैं किसका हाथ हो सकता है। मैं कत्लो गारत गरी से अमूमन दूर ही रहता हूँ। हो सकता है कि तुम इस वक्त राजन से मुखातब हो। मिस्टर शहबाज, राजन जो अपने पूरे जिस्म पर सैकड़ों आंखें और कान रखने का आदी है, मुझे कीना तोड़ नजरों से घूरता हुआ जहर खंड से बोला, क्या तुम इनकार कर सकोगे कि 2 रोज कबल तुम ही ने 3-5 का कोड इस्तेमाल करके मुझसे फोन पर गुफ्तगू की थी, और उस वक्त भी तुमने पांडे ही की हमायत करने की कोशिश की थी? क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैंने जवाब दिया, और कालका की आवाज ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, और मैंने करख्त आवाज में कहा, मैं वो ही हूँ जिसने तुम्हें 3-5 का इशारा देकर बात करने की कोशिश की थी, और ये भी कहा था कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा अंजाम भी उस शख्स से मुख्तलिफ ना होगा जिसे तुम्हारी दस्ते राज बशीरा माची ने खुफिया कोड के जरिए मुझे मौत के घाट उतारने का इशारा किया था। क्या अब भी तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा सकोगे? राजन का लहजा सफाक हो गया। उसकी खौन खवार आंखों से इंतकाम लेने के शोले बुलंद होने शुरू हो गए। मेरा ख्याल है कि मुझसे टकरा कर तुम खसार में रहोगे। मैंने जलती हुई आग पर पेट्रोल छिड़क दिया, और बोशे से वाकिफ हो तो ये भी जानते होगे कि वो दोगुली शख्सियत का मालिक है। अपना मतलब निकल जाने के बाद वो तुम्हें भी ईंधन की तरह दहकती आग में झोंक कर भूल जाएगा कि उसने कभी राजन नामी किसी वफादार कुत्ते को भी पाला था। राजन ने जवाब देने के बजाय एक बरस्ट मारा, लेकिन कालका की पुरअसरार कुव्वत ने मुझे शोला उगलती गोलियों से महफूज ही रखा, और सब मशीन गन की आवाज सुनकर अचानक राजन के कमरे में 4 रैफर बरादर नमूदार हुए। वो गालबन दूसरे कमरे में मौजूद थे और तरतराहट की आवाज सुनकर बेदार हुए थे। राजन की आंखों से खून उबर रहा था। शायद उसे अभी तक यकीन नहीं आया कि उसने जो बरस्ट मारा था उसकी एक गोली भी मेरे वजूद को चाटने से कासर रही,
और उसके चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासरात टपक रहे थे। बात अचानक नमूदार होते हुए राइफल बरादरों में से एक ने तेजी से पूछा, क्या हुक्म है? इसे भून कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। नहीं, राजन ने उल्टा हाथ बुलंद करके उन्हें मना किया और फिर दोबारा सब मशीन गन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही राजन ने यक्के बाद देगरे 2 ब्रस्ट और मारे, लेकिन कालका की तागुती कुव्वत उसके आड़े आ गई और राजन की जल्लाहट और बौखलाहट काबिले दी थी। और मैंने उसे चिढ़ाने की खातिर कहा, अपने पालतू कुत्तों को भी मौका दो राजन, ये भी अपने दिल की हसरत पूरी कर ले। और जवाब में राजन की जानब से कोई इशारा मिले बगैर ही उन चारों की राइफलों ने शोले उगलना शुरू कर दिए। कालका की काली कुव्वत ने उनकी कोशिशों को भी नाकाम बना दिया और कमरे में मौजूद 10 आंखें मुझे हैरत से घूर रही थी। और मैंने आहिस्ता से अपना ऑटोमेटिक निकाल कर उसे राजन की तरफ करते हुए कहा, तुम और तुम्हारे ज़र खरीद गुलाम अपनी कोशिश कर चुके, क्या तुम अब भी मुझे अपना निशाना आजमाने का मौका दोगे? राजन ने बड़ी शिद्दत से अपना निचला होंठ दांतों तले बिंच रखा था और उसकी खौनख्वार निगाहें बदस्तूर मुझे घूर रही थीं। लेकिन इससे बेशतर के मेरी बात का जवाब देता कमरे में गुप्त अंधेरा फैल गया और उसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। सिचुएशन के पेश नजर मैंने तेजी से खुद को जमीन पर गिरा दिया और अंधेरे में सनसनाती हुई कोई गोली मेरे वजूद को भी चाट सकती थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि कमरे में रोशनी किसने बुझाई थी और अगर राजन ही के आदमी थे तो उन्हें अंधेरा करने की क्या जरूरत थी। गोलियों की आवाज के साथ यक्के बाद देगरे कर्बनाक चीखों की आवाजें भी बुलंद हो रही थी। नदीम, मेरे ज़हन में ख्याल तेजी से उभरा, शायद वह नदीम ही के आदमी थे जो बर वक्त मेरी मदद को आ गए। लेकिन किस रास्ते से? जिसे दाखिली दरवाजे के करीब में मौजूद था वो तो पहले ही किसी खुदकार निजाम के तहत बंद हो गया था। एक बात याद रखना शहबाज, तारीकी में राजन की गर्जदार आवाज उभरी, अगर मुझे कुछ हो गया तो भूषण और उसके आदमी तुम्हें सिसका कर मारेंगे। तुम अब नजरों में आ चुके हो। और मैंने कोई जवाब देने की हिमाकत नहीं की। गुप्त अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले अपनी पोजीशन वादे करना मौत ही को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन राजन ये हिमाकत कर चुका था और फिर वही हुआ जो ऐसे मौकों पर होता है। उसके बाद उसकी पोजीशन फायरिंग करने वालों की नजरों में आ चुकी थी और यक्के बाद दीगरे 3 फायर और हुए और उसके साथ ही मैंने राजन की आखिरी चीख की आवाज सुनी। 2 फायर करने वालों को गंदी गंदी गालियां बकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1-2 गालियों की बदम आवाज के साथ ही उसकी आवाज हल्के में घुट कर दम तोड़ गई। शहबाज, अचानक कालका की आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई। राजन मर चुका है। उसके जिस्म से खून का पहला कतरा निकलते ही मेरा तिलस्म टूट चुका है और जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकलने की कोशिश करो। बाहर आसपास के फ्लैटों के लोग जागना शुरू हो गए हैं और किसी लम्हे पुलिस भी पहुंचने वाली है। मुझे अब क्या करना होगा? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा। मैंने दरवाजा खोल दिया है, जल्दी से उठो और बाहर निकलने की कोशिश करो। मैं बहरहाल तुम्हें अपनी इस महान शक्ति के जरिए तुम्हारी कार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मेरे पास वक्त कम है और मैं तेजी से उठकर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकला, जहां नाइट बल्ब इस वक्त भी रोशन था। सीढ़ियों पर 2-4 आदमी मौजूद थे और मैं एक लम्हे को ठटका तो कालका की पुरइसरार आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी, समय बर्बाद ना करो शहबाज खान, वरना फंस जाओगे। यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन ये लोग, कालका तुम्हारे साथ है, कतरा कर निकल जाओ। मैंने उनकी आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं और मैंने कालका कहने पर अमल किया और तेजी से लोगों के दरमियान से कुतरता हुआ निकल गया। बिल्डिंग से बाहर आकर अपनी कार की सिमत कदम उठाते हुए मैंने एक बार फिर कालका को आवाज देकर पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने अंधेरा किया था? और भूल जाओ इन बातों को, सिर्फ इतना याद रखो कि जब तक तुम्हारी कालका रानी तुम्हारे संग है कोई शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन मैं अब जा रही हूँ, बाकी बातें फिर होंगी। कालका ने तेजी से जवाब दिया, अभी मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुछ और बंदोबस्त भी करने हैं। और मैंने दोबारा कालका को मुखातब करने की कोशिश नहीं की। लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कार तक पहुंचा तो करीम अगली सीट पर स्टीयरिंग से सर टिकाए ऊँग रहा था, लेकिन मेरी आहट पाते ही वो बेदार हो गया और एक लम्हे बाद ही मेरी गाड़ी दोबारा घर की जन्म फराटे भर रही थी। और इसके साथ ही मेरा जहन उस गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने राजन की अपार्टमेंट की रोशनी गुल कर दी और मेरे दुश्मनों के मेरे रास्ते से हटाने में मेरी मदद की थी।
صبح ناشتے پر ندیم سے ملاقات ہوئی تو وہ خاصا موڈ میں تھا۔ اس کی گفتگو سے کم از کم میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اسے میرے اور راجن کے ٹکراؤ کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کا اظہار نہ کیا ہو۔ جن افراد نے راجن کے اپارٹمنٹ میں اندھیرا کر کے فائرنگ کی تھی وہ ندیم ہی کے آدمی رہے ہوں گے، اور اسے اب تک کی تمام رپورٹ تفصیل سے مل چکی ہوگی۔ ناشتے کے دوران ہمارے درمیان ہنسی مذاق ہوتا رہا، اور پھر فون کی گھنٹی بجی تو ندیم نے اٹھ کر کال ریسیو کی اور کچھ دیر تک وہ بات کرتا رہا، اور پھر دوبارہ آ کر ناشتے میں شامل ہو گیا، اور میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ فون زیادہ اہمیت کا نہیں تھا، ورنہ ندیم کے چہرے کے تاثرات میں کسی نہ کسی تغیر کا پیدا ہونا قدرتی امر تھا۔ 15-20 منٹ بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار نسیم نے کال ریسیو کی، اس لیے ندیم ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جا چکا، اور نسیم نے بتایا کہ وہ کال میرے لیے تھی۔ ہیلو، میں نے رسین اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا تو دوسری جانب سے پانڈے کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ شہباز صاحب، راجن نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، لیکن وہ اپنی کمینگی سے باز نہیں آیا۔ خیریت؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ راجن یا بھوشن کے آدمیوں نے میرے آفس پر حملہ کر کے اسے برباد کر ڈالنے کی کوشش کی۔ پلاسٹک بم کے ذریعے انہوں نے عمارت کو خاصا نقصان پہنچایا، لیکن بھگوان کی بڑی کرپا ہے کہ میرا دفتر محفوظ رہا۔ حملہ کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے جو آدمی وہاں خفیہ طور پر موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے 2 آدمی مارے گئے ہیں، اور دونوں ہی اجرتی قاتل تھے، اور پولیس کو بھی متعدد کیسز میں درکار تھے۔ 1 آدمی میرا بھی زخمی ہوا ہے۔ کیا پولیس کو اس کی اطلاع دے دی گئی؟ نہیں، میں نے اپنے آدمی کو منع کر دیا، پانڈے نے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آدمی بلا وجہ کھنچتے پھریں، لیکن میری اطلاع کے مطابق پولیس نے اس وقت میرے دفتر والی عمارت کو گھیر رکھا ہے۔ شاید کسی پڑوسی یا پھر کسی چوکی دار نے پولیس کو حادثے کی اطلاع کر دی۔ کیا آپ کے آدمیوں نے فرار ہونے جانے والے کسی آدمی کی شناخت کی؟ نہیں، حملہ آور اس قدر اچانک ہوا تھا کہ انہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ دشمنوں کی شناخت کر سکتے۔ اگر وہ پہلے سے محتاط نہ ہوتے تو شاید حملہ آور میرے دفتر کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر کرنے کے بعد ہی دم لیتے۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے معلوم تھا کہ راجن جیسے ہی بدماش کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے اس کے خلاف ہیں، اور اسی غرض سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے آدمیوں کو محتاط کر دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ مجھے نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں گے؟ آپ اپنے آدمیوں کو چوکس رہنے کی تاکید کر دیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں سراج سے کہہ کر آپ کے دفتر کی حفاظت کے لیے وہاں پولیس کا کوئی دستہ متعین کرا دوں، لیکن سراج صاحب تو خود چھٹیوں پر ہیں۔ اس کے باوجود وہ پولیس کے محکمے کی حد تک خاصا با اثر بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ میرے مکان کو بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش ضرور کریں گے، پانڈے نے خوف زدہ انداز میں جواب دیا۔ نرمل بتا رہی ہے کہ اس نے صبح سویرے پوجا کرتے وقت فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ چوکی دار کا کیا بیان ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید وہ چوکی دار کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، پانڈے نے کہا، اور وہ آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال درست ہو، لیکن میں نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ جو لوگ آپ کی حفاظت کے باوجود چوکی دار کو لے جا سکتے ہیں وہ مجھے اور نرمل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پانڈے کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی، اور میرا خیال ہے کہ اب میری بھلائی اسی میں ہے کہ بھوشن کے ہاتھ اپنا بزنس فروخت کر کے ملک سے کہیں باہر چلا جاؤں۔ کیا آپ مجھے کچھ دنوں کی مہلت نہیں دیں گے؟ 2-4 دنوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ پانڈے نے سلسلہ منتقل کر دیا، اور میں رسول رکھ کر حالات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ راجن کی موت کی اطلاع شاید بھوشن کو فوراً ہی مل گئی تھی، جو اس کے زر خرید دہشت گرد فوراً ہی ایک ایکشن میں آ گئے، اور میں نے پانڈے کو جو ہدایت دی اس کا مشورہ مجھے ندیم نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پانڈے پر حملہ کرنے والوں میں اگر کوئی ایک بھی ہاتھ آ گیا تو اس کے ذریعے ڈور کا دوسرا سرا بھی بآسانی تلاش کیا جا سکتا تھا، اور ندیم نے مجھے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ وہ پانڈے کی رہائش گاہ پر دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے پانڈے کے گھر پر فائرنگ کی اور اس کے چوکی دار کو اغوا کر کے لے گئے، ہو سکتا ہے کہ ندیم کے آدمیوں نے انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن جو دشمن عمارت کے صدر دروازے تک پہنچ سکتا تھا وہ اندر داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو سکتا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے دفتر جانے کے لیے باہر نکلا
तो नदीम पोर्टिको में अपनी गाड़ी में बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था, और मेरा ख्याल है कि तुम निरीक्षण में लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। मैंने करीब जाकर खुश्क लहजे में कहा। मुझे उम्मीद थी कि तुम कोई ऐसी ही जली कुटी बात करोगे। नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया और फिर संजीदगी से बोला, क्या तुम अपना कुछ कीमती वक्त मेरे साथ बर्बाद कर सकते हो? चलना कहाँ है? जहन्नम में, मगर मैं तुम्हारे साथ ही हूँगा। और मैंने जवाब देने की बजाय नदीम को गौर से देखा और फिर दूसरी सिमत का दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठ गया। नदीम ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे कोठी से बाहर ले आया, और फाटक पर मौजूद मसला चौकीदार के सवाल का जवाब भी उसने सर की खफीफ जुम्बे से दिया था। और 5-7 मिनट तक हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई, और मैंने जाने पहचाने रास्तों से अंदाजा लगा लिया था कि वो कसीनो की तरफ जा रहा है। क्या मैं तुम्हारी नाराजगी का सबब दरियाफ्त कर सकता हूँ? गुफ्तगू की पहल नदीम ने की। तुमने पांडे की रिहायश गाह की हिफाजत की हामी भरी थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ फायरिंग हुई और शायद पांडे का चौकीदार भी अगवा कर लिया गया। क्या मतलब? मैं हैरत से चौंका। तुम्हें इसकी इतला मिल चुकी है? सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि मुझे ये भी इल्म है कि कल रात राजन के अपार्टमेंट में जिंदगी और मौत का क्या ड्रामा स्टेज हुआ। नदीम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं या मेरे आदमी तुम्हारी जानब से एक लम्हे को भी गाफिल नहीं होंगे, और तुमने राजन जैसे खतरनाक आदमी से टकराने का जो फैसला किया था वो मुनासिब नहीं था। बोशन वाले वाक़े के बाद मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए खामोश रहने का मशवरा दिया, लेकिन तुमने उस पर अमल नहीं किया, और उसमें भी शायद तुम्हारी कोई मसलहत होगी, कोई ऐसी मसलहत जिसे तुमने मुझसे डिस्कस करना भी गवारा नहीं किया। राजन के सिलसिले में वो कदम मैंने पांडे की खातिर उठाया, और मछीरों की बस्ती में जाकर राजन के एक आदमी को मौत के घाट उतारने के सिलसिले में तुम क्या कहोगे? क्या इस हमाकत में भी पांडे की खैर खवाही का दखल था? और मेरे साथ जो कुछ गुजर चुकी है तुम मुझसे नावाकिफ नहीं हो। मैंने होंठ काटते हुए जवाब दिया। मौत बरहक हक है, और जो वक्त तय हो चुका उसे कोई टाल नहीं सकता। शायद इसीलिए तुमने अब मौत के साथ आंख मचोली का खेल शुरू कर दिया। हाँ, मैंने संजीदगी से कहा, मरने से पहले मैं अपने दुश्मनों से कुछ हिसाब बेबाक करना चाहता हूँ, और मैंने तुमसे मना कर नहीं करूंगा। इस वक्त तुम मुझे कसीनो क्यों ले जा रहे हो? क्या कोई खास काम? इसका जवाब तुम्हें कसीनो पहुंचकर ही मिलेगा। और मैंने फिर कोई सवाल नहीं किया। कसीनो पहुंचकर नदीम ने अपने कुछ आदमियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, और फिर मुझे साथ लिए खुफिया रास्तों से गुजरता हुआ उस जमीन दोस्त कमरे तक पहुंच गया जहां मैं पहले भी जा चुका था। और उन ज़ैर जमीन कमरों को नदीम खास तौर पर टार्चर सील के लिए इस्तेमाल करता था। कमरे में दाखिल होते ही मैं चौंके बगैर न रह सका। वहां पांडे की कोठी के चौकीदार के अलावा 2 आदमी और भी थे, और जो सूरत ही से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उनके जिस्मों पर मलेशिया के सलवार सूट नजर आ रहे थे, और कमरे के 3 अतराफ 3 मसला नकाबपोश मौजूद थे, और ये नदीम अपने फोर्स के आदमी थे जो दुश्मनों की निगरानी पर मामूर थे। नदीम कुछ देर तक खामोश खड़ा दोनों शलवार कमीज वालों को तेज नजरों से घूरता रहा, और फिर उसने मुकाबलतन दराज कद वाले को मुखातब किया, जिसके चेहरे पर घनेरी मूछें भी थी और दूसरा मूछों की इल्लत से आजाद था। क्या तुम सिर्फ 2 थे जिन्हें पांडे की कोठी पर तकरीबी कार्रवाई के लिए भेजा गया? नहीं, हमारे पीछे 2 आदमी और भी थे जो मौके की नजाकत देखकर खामोशी से निकल गए, लेकिन वो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे। अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। उसने नदीम को ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम ख्वाह कोई भी हो, बास के अताब से नहीं बढ़ सकोगे। उसने अपने दुश्मनों को माफ करना नहीं सीखा। तुम्हारे बास का नाम क्या है? मुझे उससे मिलकर खुशी होगी, इसलिए कि दुश्मनों को माफ कर देना मेरे असूल के भी खिलाफ है। तुम्हारा क्या ख्याल है? दराज कद वाले नदीम को तेज और खतरनाक नजरों से घूरा। क्या हम तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देंगे? तुम? इस बार नदीम ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, तुम शायद अफजाल उर्फ फजलू हो, जो पुलिस को मुतअद्दिद कत्ल, आबरू रेजी, अगवा बराए तावान और बैंक डकैती के केसेस में मतलूब हो। और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो हुकूमत ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले करने पर कई लाख का इनाम भी मुकर्रर कर रखा है। जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दें, लेकिन इतना समझ लो कि अब तुम्हारे बुरे दिन बहुत करीब आ गए हैं। बोशन के लिए कब से काम कर रहे हो? मैं किसी बोशन को नहीं जानता।
पांडे की रिहायशगाह पर किस मकसद से गए थे। खुद अपना वलीमा खाने वो अपने गलीज दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, सुना है कि उसकी धर्मपत्नी काफी जोरदार है। बोशन ने तुम्हें तकरीबकारी करने की एवज क्या ऑफर किया है? बको मत, वो गुर्राया। मैं कह चुका हूँ कि हम किसी बोशन से वाकिफ नहीं हैं। मैं तुम्हें दुगनी रकम भी दूंगा और जिंदगी की जमानत भी। नदीम ने सर्द और ठहरे हुए अंदाज में कहा, जुबान खोल दोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। आख थू, उसने हकारत से जमीन पर थूकते हुए सफाक आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी ऑफर पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करूंगा। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अगर तुम फजलू को जानते हो तो ये भी जरूर जानते होगे कि मेरे फैसले चट्टानों की तरह अटल होते हैं। और जवाब में नदीम का उल्टा हाथ फिजा में बुलंद हुआ और फजलू डकराता हुआ फर्श पर उठ गया। मसला नकाबपोश की चल्लाई हुई गोली ने उसके उल्टे घुटने की हड्डी को किरचियों में तब्दील कर दिया था। अब तुम्हारा क्या जवाब है? नदीम ने उसे घूरते हुए सवाल किया। मैं तुम पर लानत भेजता हूँ। नदीम का हाथ जो फिजा में बुलंद था नीचे गिरा और उसके साथ फजलू के दिल के मकाम से खून का फवारा उबल पड़ा। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सीधी करवट जमीन पर गिरकर उसके जिस्म में बरकरार 2-4 शदीद झटके खाए और फिर वह साकत हो गया। उसकी बेजान मगर खौनख्वार आंखें नदीम के चेहरे पर जम कर रह गईं। क्या तुम मेरे साथ तावन करोगे? नदीम ने बड़े सफाक लहजे में फजलू के दूसरे साथी को मुखातब किया। तुमसे तावन करने के सिलसिले में वो मुझे जो मौत मारेंगे वो ज्यादा अजियतनाक होगी, इसलिए तुम ही मेरा किस्सा भी खत्म कर दो। फजलू के साथी ने कदरे खौफजदा अंदाज में जवाब दिया, तुम शायद रहीम बख्श हो जो नकब जनी में बाहर समझा जाता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात की तरवीद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि तुम्हें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। नदीम ने सर्द आवाज में कहा, दूसरी सूरत में हो सकता है कि तुम्हारी मौत फजलू से ज्यादा दुश्वार और अजियतनाक साबित हो, और यह भी मुमकिन है कि तुम्हें दोनों आंखों से महरूम करके किसी पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया जाए। नहीं, तुम मुझे मार डालो, मैं अंधा बनकर जिंदगी गुजारने पर मौत को तरजीह दूंगा। वो चीखा। इसका फैसला 24 घंटे बाद ही होगा, नदीम ने फैसला कुन लहजे में कहा और फिर चौकीदार की तरफ देखता हुआ बोला, नंबर 9, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बात। मैं फजलू की लाश ठीक आधे घंटे बाद पुराने कब्रिस्तान के बड़े चौक के करीब कूड़ेदान में फिकवा दूंगा। तुम पांडे से यही कहना कि तुम एक इश्तिहारी मुजरिम के ताक़ुब में गए थे। नदीम ने कहा, तुम पांडे को अगर चाहो तो फजलू की लाश के ठिकाने से भी आगाह कर सकते हो, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हारा नाम दरमियान में ना आने पाए। मैं ख्याल रखूंगा बाप। टीम के बाकी अफराद को भी सख्ती से ताकीद कर देना कि वो पूरी तरह चौकस रहें। हो सकता है कि दुश्मन को दूसरा वार ज्यादा भरपूर और खतरनाक हो। मैं पांडे के सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। नदीम ने संजीदगी से हुक्म दिया और फिर मुझे सांस लेकर ऊपर अपने ऑफिस में आ गया। ये मिस्टर पांडे का चौकीदार नहीं है, नदीम ने मुस्कुराकर मेरा जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। असल चौकीदार को मजबूरन अगवा करके एक महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया और वह बिल्कुल खैरियत से है और मुफ्त में आराम से पड़ा अंडे पर पराठे खा रहा है। क्या पांडे के मकान पर हमला करने वाले सिर्फ 2 ही अफराद थे? हो सकता है कि ज्यादा हों, लेकिन मेरे जाल में यही दोनों पंछी फंसे थे जिनमें से एक खत्म हो गया। क्या यह जवाबी कार्रवाई राजन के आदमियों ने की होगी? अगर ऐसा होता तो बशीरा माची और उसके गुर्गे इस वक्त आराम से अपनी बस्ती में पड़े खराटे ना ले रहे होते। क्या मतलब? मेरे आदमी ने यही इतला दी कि अभी तक राजन की मौत की इतला मछेरों की बस्ती तक नहीं पहुंची। आई सी, मैंने कुछ सोचकर कहा। गोया ये एक्शन बोशन के इशारे पर उसके आदमियों ने किया था। फिलहाल यही सोचा जा सकता है। नदीम ने शाने उचकाकर फिर संजीदगी से कहा, तुम अब ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, और हाँ, पांडे से कह देना कि वो परेशान ना हो। उसकी हिफाजत का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कोई कार आमद आदमी हमारे हाथ नहीं लग जाता। एक खास बात और, पांडे को ताकीद कर देना कि चौकीदार के सिलसिले में अपनी जुबान बंद ही रखे। मैं खासी देर तक नदीम के साथ बैठा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करता रहा और फिर नदीम ही की कार लेकर दफ्तर के लिए रवाना हो गया। मेरे ज़हन में बोशन के बारे में गौर कर रहा था। दफ्तर पहुंचा तो वहां फोन का तांता बन गया। पहली कॉल पांडे की थी, जिसने चौकीदार की वापसी की इतला के साथ साथ उसकी बहादुरी और शुजाअत को भी बेहद तारीफ की। उसका बयान है कि 2 आदमियों से मौत के घाट उतार कर
अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वो उनके रास्ते में चार चट्टान की तरह जमा रहा और फिर किसी ने पुष्ट से उसके सर पर वार किया। गालबन वो किसी तरह से कोठी में दाखिल होकर बाड़ की आड़ में छुपा अपने साथियों का इंतजार कर रहा था और बेहोश करने के बाद वो चौकीदार को साथ ले गए और पास पड़ोस के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर जागने लगे। इसलिए हमला आवरों ने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। उनका ख्याल था कि चौकीदार जल्दी होश में नहीं आएगा, लेकिन उसके भाग्य अच्छे थे, वो जल्दी में होश में आ गया और ये भी कि उसकी खुशकिस्मती थी जो अगवा करने वालों ने उसकी तलाशी नहीं ली। पांडे ने अपना गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, चौकीदार ने होश में आने पर गाड़ी में सिर्फ 2 आदमी देखे, जिनमें से एक को उसने हलाक कर दिया और फिर फायरिंग करता हुआ चलती गाड़ी से छलांग लगाकर बाहर आ गया। कुछ अंदरूनी चोटें आई उसे, मगर उसे अफसोस है कि वह दूसरे आदमी का किस्सा खत्म नहीं कर सका। मुझे पांडे की मासूमियत पर हंसी आई, जो चौकीदार के बयान पर यकीन कर रहा था, वरना उसमें बेशुमार झोल भी थे। बहरहाल मैंने पांडे को मुबारकबाद देते हुए पूछा कि आपने केस पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। इसी कारण मैंने आपसे मशवरा लेने को फोन किया है। मेरा ख्याल है कि आप खामोश ही रहें, इस तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और दूसरी सूरत में पुलिस आपको और चौकीदार को बिला वजह तंग करेगी। मैंने संजीदगी से कहा, वैसे मेरा मशवरा है कि आप अब चौकीदार की तादाद में इजाफा कर दें। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। आपके बंदे इस वक्त कहाँ थे जब उन 2 आदमियों ने चौकीदार को अगवा किया? हमला आवरों की तादाद 2 से ज्यादा थी, मैंने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, और हमारे आदमी ने उन्हें आपकी कोठी से दूर ही रोक लिया था। जिन 2 अफराद ने चौकीदार को अगवा किया वो भी नजरों में आ चुके थे और हमारे आदमी उनका ताकुब करके देखना चाहते थे कि वो चौकीदार को कहां ले जा रहे हैं। लेकिन फिर चौकीदार के सड़क पर गिरने के बाद वो यही समझे कि शायद उसे मार दिया गया, इसीलिए उन्हें ताकुब का सिलसिला तर्क करना पड़ा। वैसे आपकी इतला के लिए उनमें से एक जो मारा गया है, उसके सर के लिए पुलिस ने इनाम मुकर्रर कर रखा है। आपको कैसे मालूम हुआ? फरार होने वाले ने उससे छुटकारा हासिल करने की खातर लाश को एक कूड़ेदान के करीब फेंक दिया और मैंने बात बनाते हुए जवाब दिया, गाड़ी का नंबर जो हमारे आदमी ने नोट किया वो जाली साबित हुआ। बहरहाल आप परेशान ना हो, मैंने आपके घर की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। मैंने पांडे से फोन का राब्ता खत्म करके रसूल क्रेडर पर रखा ही था कि घंटी दोबारा बजी और मैंने बुरा सा मुंह बनाकर रसूल उठा लिया। हेलो, मैं सराज बोल रहा हूँ। करिए कि आपने बकिया छुट्टी मनसूख करने का फैसला कर लिया है। ये अंदाजा किस तरह लगाया आपने? सराज के लहजे में तजस्सुस था। आप जैसा पुलिस अफीसर और 2 महीने की छुट्टी पर रहे, मुझे अभी तक यकीन नहीं आया और मैंने उस वक्त आपको एक अहम इतला देने की खातिर फोन किया है। मेरे लायक कोई खिदमत। आज सुबह पुलिस को एक कूड़ेदान से फजलू नामी दहशतगर्द की लाश मिली और हुकूमत ने उसके जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले के लिए खासा बड़ा इनाम मुकर्रर किया था। मुझे पहले भी यकीन था कि आप छुट्टी लेने के बावजूद खामोश नहीं बैठ सकते। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, सिराज ने बड़ी संजीदगी से कहा। फजलू की लाश का मिलना कुछ अच्छा शगुन नहीं। उसकी मौत इस बात की निशानदही करती है कि कोई 2 बड़ी पार्टियां आपस में टकरा गई हैं। ऐसी सूरत में आपको मोहतात रहना होगा। मैं समझा नहीं, फजलू की मौत से भला मेरा क्या ताल्लुक? फजलू जैसे सफेद हाथियों को सिर्फ एक ही शख्सियत पाल सकती है, बोशन जोसेफ, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो फजली की मौत में खवा किसी का हाथ हो, बोशन आपकी दात पर भी जरूर शुबा करेगा। आईसी, मैंने दीदा दनस्ता चौंकते हुए कहा, आपका ख्याल 100% दुरुस्त है। अब मुझे उस दोगले सूर से पहले से ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं पुलिस के कुछ ऐसे बाएतमाद लोगों को आपकी हिफाजत पर मामूर कर दूं जो अब भी मेरी इज्जत करते हैं। शुक्रिया, लेकिन मैं आपके अपने इर्द गिर्द भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। वैसे भी किसी गोली पर मेरा नाम लिखा जा चुका है जो उसे खुदा के सिवा कोई और नहीं रोक सकता। अगर कभी मेरी खिदमत की जरूरत पड़े तो तकल्लुफ से काम ना लीजिएगा। थैंक्स मिस्टर सराज, मुझे इल्म है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सराज से गुफ्तगू खत्म करने के बाद मैं एक जरूरी फाइल का मुताला कर रहा था कि फोन की घंटी बजी और मुझे मजबूरन कॉल रिसीव करनी पड़ी। इस बार दूसरी जानब से भूषण की आवाज उभरी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया माई डियर शहबाज? उसने बड़े मुहज्जब अंदाज में मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं 2-1 रोज से प्रोग्राम बना रहा था कि तुमसे मुलाकात करके कुछ कारोबारी गुफ्तगू की जाए, लेकिन मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं निकाल सका।
तुमने हुक्म दिया होता मैं तुम्हारे दर्शन कला चला आता। नहीं, मैंने दबी जुबान में कहा। तुम एक बार मेरे दफ्तर आने की जहमत गवारा कर चुके हो और अब मेरी बारी है। जब चाहो आ जाओ, मेरे आदमी तुम्हारा स्वागत करने को हर वक्त तैयार हैं। बोशन के लहजे में धमकी पोशीदा थी। इस वक्त कैसे याद किया? मैं एक खास प्रोजेक्ट पर तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, बोशन ने कहा और फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला। दरअसल मैं माहौली आलूदगी को दूर करने के लिए एक प्लांट लगाना चाहता हूँ और हुकूमत से ग्रांट हासिल करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। अलबत्ता एक मसला जरूर पेश आएगा। वो क्या? मुझे कचरा समेटने की खातिर मेहनती और कार आमद साथियों की जरूरत होगी जो सिर्फ ऐसा कूड़ा करकट इकट्ठा करें जिनकी मौजूदगी हमारे लिए परेशानी का बायस है, और 2-4 ऐसे माहिरीन की खिदमत भी हासिल करनी होगी जो खतरनाक जरासीमों की बर्बादी में हमारे काम आ सकें। अच्छा जज्बा है, लेकिन अचानक हम तुम्हें इस नेक काम का ध्यान कैसे आ गया? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। क्यों, क्या तुमने कभी कूड़े क्रिकेट के ढेर पर ड्रम के अंदर मुर्दा जानवरों और इंसानी लाशों को नहीं देखी जो सफाई का माकूल इंतजाम ना होने की वजह से ताफुन पैदा करती रहती हैं और जिसका जहर दूर तक फैलता रहता है? क्या इस किस्म की बेकायदगी करने वालों को दुश्मन की सफ में शुमार नहीं किया जा सकता? बोशन ने मैनीखेत अंदाज में कहा। और मेरा ख्याल है कि ऐसे तमाम अफराद को चुन चुन कर गोलियों से भूल डालना चाहिए। मुहज्जब शहरी और कानून का एहतराम करने वाले ऐसा कर नहीं सकते, वरना मैं भी तुम्हारा अहम ख्याल ही हूँ। और मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन है कि हम कानून की निगाहों में आए बगैर चोरी छुपे खतरनाक जरासीमों को, जिनमें अब मुदर्रसा इंसानों को भी शुमार किया जा सकता है, मौत की नींद सुला दें। और मेरे नजदीक ये भी इंसानियत की खिदमत होगी। लेकिन मैं ऐसा करने से कासर हूँ, इसलिए कि कभी मेरा ताल्लुक भी कानून नाफज करने वाले इदारे से रह चुका है, और जो लोग ज्यादा मोहतात रहने की कोशिश करती हैं वो ज्यादा आसानी से शिकार हो जाते हैं, बोशन ने मैनीखेत अंदाज में कहा। दानिशवरों का भी यही कहना है कि सियाना को जल्दी गंद खाता है, और मैंने उसे ये बावर कराने की कोशिश की कि मैं उससे खौफ नहीं हूँ। बहरहाल हम जल्द ही मिल बैठकर कोई आखिरी फैसला हमें करना होगा, और मैं हर वक्त तैयार हूँ, मैंने उसे चिढ़ाने की खातिर जवाब दिया। वैसे मैंने सुना है कि आज सुबह भी किसी दहशतगर्द की लाश कूड़े के एक ड्रम से बरामद हुई, शायद कोई इश्तिहारी मुजरिम था। तुम्हें यह खबर कहाँ से मिल गई? बोशन ने संजीदगी से दराफत किया। और मैंने अखबार में ऐसी कोई सुर्खी नहीं देखी, और मुझे यह खबर अपने जराए से मासूल हुई, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। दुश्मनी और इंतकाम की आग ऐसे ही वाकयात से जन्म लेती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इस किस्म की वारदातों का कोई खास तजर्बा नहीं है। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने मासूमियत से कहा। हर तजर्बा आहिस्ता ही आहिस्ता होता है। खैर ये बताओ, तुम कब मिल रहे हो? बहुत जल्द, मैंने मुख्तसरन कहा और फिर रसूल क्रेडल पर रख दिया। बोशन के फोन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। कारोबारी अमूर पर तबादला ख्यालात का महज बहाना था, वरना दरअसल बोशन मुझे मरऊब करने की कोशिश कर रहा था। राजन और फजलू दोनों ही उसके खास मोहरे थे जो पीटे जा चुके थे, और मुझे यकीन था कि फजलू की मौत की इतला के मिलने के बाद बोशन की ज़हनी कैफियत क्या होगी, वो मेरे लिए और खतरनाक हो जाएगा। और नदीम का कौल भी यही था कि दुश्मन के गिर्द घेरा इतना तंग कर दो कि उसे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो। मगर मैं उसके खिलाफ था। मेरा जाती नजरिया था कि उससे पहले कोई मूजी एजा पहुंचाने की कोशिश करे, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, वरना चोट खाया हुआ सांप और दरिंदा खतरनाक हो जाते हैं। बोशन के बारे में मैंने यही सोचा था, लेकिन कालका ने मुझे रोक दिया। उसका कहना था कि अभी बोशन को छेड़ना मुनासिब ना होगा, और उसने ये वादा भी किया कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बोशन मेरे ही हाथों अपने अंजाम को पहुंचेगा। शाम को दफ्तर से घर जाने के लिए रवाना हुआ तो अचानक मेरे ज़हन में जैसे सुइयां चुभने लगी। शायद दिन भर की थकान थी जो मेरे असाब पर गालिब आ रही थी, और मैंने कुछ देर आराम करने की खातिर निशस्त की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। गाड़ी कलीम चला रहा था और उसके आ जाने से कम ड्राइविंग का बोझ मेरे ज़हन से उतर गया था। मैं आंखें बंद किए खामोश बैठा था और मेरे ज़हन पर आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी तारी होने लगी, और फिर गाड़ी की और दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो मैं टाई की गिर्द ढीली करते हुए नीचे उतरा, और मेरी आंखों के सामने अजीब सी धुंध तारी हो रही थी,
और मैं तेज तेज कदम उठाता इमारत के अंदर दाखिल हो गया। और फिर जब यह लफ्ज़ मेरे ज़हन से गनूदगी दूर हुई तो मैं चौंक उठा। मैं इस वक्त अपने घर की बजाय मारूख की ख्वाबगाह में मौजूद था, और जो मेरी निगाहों के सामने एक आरामदाह सोफे पर बैठी मैं नोशी से चुगल कर रही थी, और हस्बे मामूल उसके जिस्म पर जो लिबास था वो इतना बारीक के ना होने के बराबर था। और मुझे अपने सामने देखकर उसने एक ही घोंट में जाम खाली किया और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, काश मैंने उस वक्त कुछ और मांग लिया होता। क्या मतलब? एक लम्हा पहले मेरे दिल में यह ख्वाहिश बेदार हुई कि काश इस वक्त तुम एक खूबसूरत ख्वाबगाह में मेरे करीब होते। उसने दूसरा जाम तैयार कर लिया और फिर उसे हाथ में लिए लहराती हुई उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में मस्तियों के सागर टकरा रहे थे। मेरे करीब आकर उसने बड़े मैनी खेत अंदाज में सरगोशी की, सुलेमान शाह कल ही दौरे पर गया है, उसे वापसी में शायद एक हफ्ते से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। अकेले घर में मेरा दम घुट रहा था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो ये लम्हे हसीन बन जाएंगे। एक बात पूछूं मारूख, मैंने उसे तलख लहजे में मुखातब किया, तुमने मेरे ड्राइवर को खरीदने के लिए कितनी रकम ऑफर की थी? ड्राइवर? उसने ताज्जुब से मुझे घूरा। क्या तुम खुद से यहाँ नहीं आए हो शहबाज? अचानक कालका की आवाज मेरे कानों में गूंजी। ड्राइवर का नाम दरमियान में मत लाओ, उसका ज़हन अभी तक मेरी गिरफ्त में है। तुम्हें घर छोड़ने तक वो मेरे कब्जे में रहेगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा कि वो तुम्हें कहाँ ले गया था। कालका, मैंने हैरत का इजहार किया, क्या तुमने अपनी तागूती कुव्वतों के जरिए मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है? हाँ, इसलिए कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। वो तेजी से बोली। मारूख ने जब तुम्हें पहली बार अगवा करा था तो उसने बेहोशी की हालत में तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीरें भी बना ली थी जो अगर मंजरे आम पर आ जाएं तो तुम शायद खुदकशी करने से भी दरेग ना करो। तस्वीरों में तुम दोनों ही लिबास से की कैद से आजाद हो। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे मारूख ने मुझे मखबूल नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुम अपनी मर्जी से आ गए, वरना तुम्हें बुलाने के लिए मेरे पास और बहुत से तरीके हैं। गुजरे हुए हसीन लम्हों की कुछ ऐसी हसीन और बेबाक यादगारें जिनकी एक झलक देखने के बाद शायद तुम जिंदगी भर मुझसे छुटकारा हासिल करने के सिलसिले में सोचना भी छोड़ दोगे। ब्लैकमेलिंग, मैंने दांत पीस कर कहा। प्लीज डार्लिंग, वो बहकने लगी। अब आ गए हो तो इतने खुश की बातें ना करो। उन लम्हों में खुद भी डूब जाओ और मुझे भी डूब जाने दो। जिंदगी ऐसे ही हसीन और खूबसूरत लम्हों का नाम है। तुम खुश नसीब हो जो मारूख ने तुम्हें चाहा, वरना हजारों लोग मेरे एक लम्हे के लिए भी तरसते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेशर्मी की भी एक हद होती है। मैंने हकारत से जवाब दिया। तुम हुक्म देकर देखो, वो लहरा कर बोली। मैं तुम्हारे एक इशारे पर बेशर्मी की तमाम हदूद फलांगने को तैयार हूँ। मैंने वापसी का इरादा किया, लेकिन मेरे ज़हन पर एक बार फिर गनूदगी तारे होने लगी। मारूख ने अगर मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं चकराकर गिर गया होता, और फिर वो मुझे अपने बाजुओं के हिसार में लिए सोफे पर आ गए। बरा हुआ जाम मेरी सिमत बढ़ाते हुए बोली, लो इसे एक ही घोंट में खत्म कर जाओ। ये जिंदगी है, आबे हयात है, और ये वो शय है जो इंसान को जमाने की ऊंच नीच और खतरों से बेनियाज कर देती है। उसके जहन पर नरम और भीगे भीगे बादल मंडलाने लगते हैं, और उन बादलों के अंदर उसे हुस्न की एक ऐसी देवी उरिया हालत में रक्स करती नजर आती है। और फिर इंसान सब कुछ फरामोश करके ऊंची नीची लहरों पर तैरने लगता है। वो तन्हा नहीं होता, हुस्न की वो देवी भी उसके शाना बेशाना होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता लहरों की मानत एक दूसरे से गले मिलकर झूम उठते हैं। लो इसे मेरी खातर पी जाओ, अपनी मारूख की खातर प्लीज। मेरी आंखें गनूदगी के आलम में बंद हो रही थीं और मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आया। मैंने हाथ मारकर जाम को तोड़ देना चाहा, लेकिन वो ख्वाहिश मेरे अंदर घुट कर रह गई और मैंने मारूख की जानब देखा। वो इस वक्त बहुत हसीन नजर आ रही थी और मैंने उसके हाथों से जाम लिया और एक ही घोंट में हलक के नीचे उतार लिया। बस एक साने के लिए मुझे यूं लगा जैसे कोई दहकती हुई शय मेरे गले से नीचे उतर गई हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं फिजाओं में उड़ रहा हूँ। मारूख ने दरमियानी फासला कुछ और कम कर दिया। उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर दूसरा जाम तैयार करके मेरी सिमत बढ़ाया और मैं उसे भी लहरा कर पी गया। मुझे अब कमरे की हर शय नाचती और सरकती हुई नजर आ रही थी और मेरे होश हवास मेरा साथ छोड़ रहे थे। बस करो माई स्वीट हार्ट, मारूख ने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा।
एक छलकता हुआ जाम मैं भी हूँ, मुझे भी अपने वजूद में जम कर लो और सब कुछ भूल कर, सब कुछ फरामोश करके मेरे हुस्न की गहराइयों में डूब जाओ। और मैंने मारू की सिमत गौर से देखा, वो भी इस वक्त एक छलकता हुआ जाम नजर आ रही थी और मैं उसे मदहोशी के आलम में देखता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहजाब हो रही थी। दरमियान में जो पर्दे हायल थे वो सिरकने लगे और फिर मैं ज़ब्त ना कर सका और मैंने उसे किसी मासूम परिंदे की तरह अपनी बाहों में दबोच लिया। शहबाज, मुझे कालका की आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। मैंने जो सपने देखे थे अब उनके पूरा होने का समय आ गया। तुमने भी तो कई बार मेरे सुंदर शरीर को छूकर महसूस करने की कोशिश की थी। कालका रानी, मैंने मारूख के सरापे को देखते हुए कहा, क्या आज तुम्हें जल जाने का खतरा नहीं है? नहीं मेरे मन के मंदिर के देवता, कालका ने मस्ती भरे अंदाज में जवाब दिया। आज तुमने जो अमृत पी लिया है, जब तक उसका नशा तुम्हारे ज़हन पर बाकी रहेगा, तुम्हारी पोतर शक्तियां तुमसे दूर रहेंगी। तुम अब केवल कालका के हो। तुम्हारी कालका रानी ने तुम्हें पाने के लिए बहुत यत्न किए हैं और आज मैं अपने सुंदर सपनों को पूरा करने में सफल हो गई हूँ। और मुझसे दूर मत रहो और उन नाथ आओ, मेरे करीब आओ और मेरे शरीर से प्यास बुझाकर उन लम्हों को अमर कर दो।